हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आज 3.35 के प्राइस के ऊपर ओपन हुआ। 3.40 का हाई और 3.20 का लो और 3.30 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। 1,98,21,528 टोटल एनएससी के ऊपर जनरेटेड वॉल्यूम है, यानी हम पर से उसमें मिलियंस में देखें तो 19.8 मिलियन जो वहीं, जबकि आप बीएससी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे 44,84,835 और यानी 4.4 मिलियन टोटल 3.28 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और मार्केट कैप है 907 करोड़ रुपए। दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को रिलायंस जियो आज अपने फ़ायदे के लिए पूरी तरीके से यूज़ कर रहा है, लेकिन अब सरकार की नई पॉलिसी जो है उसमें सरकार ने 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है टेलीकॉम सेक्टर में बिना किसी दिक्कत के 100% अलाउ कर दिया गया है। यानी कोई भी कंपनी आराम से टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट 100% का मतलब है पूरी की पूरी हिस्सेदारी ही खरीद सकती है, कोई इसमें डाउट नहीं है। राइट, हाँ, जो हमारे कंट्री से, हमारे देश से जो जिनका लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो जो है सरकार की उनको परमिशन लेनी पड़ सकती है, लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों को पूरी इजाज़त दे दी गई है। लेकिन दोस्तों, आपसे बताना चाहूँगा ये एफडीआई की जो एफडीआई का जो 100% इन्फ्लो होगा हमारे देश के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, तो टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस कम्युनिकेशन भी आता है। तो काफ़ी लोग ऐसे सोच रहे थे कि आर कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को भरपूर इस्तेमाल कर रहा है रिलायंस जियो। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, कोई फॉरेन कंपनी आए और आर कॉम के स्पेक्ट्रम को देखते हुए, यानी उसका फ़ायदा उठाने के लिए स्पेक्ट्रम को लेने की कोशिश करे, राइट, जो कि अभी रिलायंस जियो यूज़ कर रहा है। तो आप लोगों में से ये इस तरीके से भी सोचते होंगे लोग, कुछ लोग। तो यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूँगा, रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को दूसरा कोई इस्तेमाल करे रिलायंस जियो के रहते हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको लगता है कि ऐसा होने देगा जियो? मुझे तो नहीं लगता कि रिलायंस जियो किसी भी तरीके से ये चीज़ होने देगा। दूसरी चीज़ की कोई दूसरी कंपनी अगर आएगी और रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को यूटिलाइज करने की कोशिश भी करेगी ना, उस केस में रिलायंस जियो ही वो पहली कंपनी होगी जो सीधे सीधे क्वेश्चन करेगी कि डॉट की जो रिलायंस कम्युनिकेशन का जो टोटल ड्यूज़ है डॉट का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, वो करता है 25,000 करोड़ और 50,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है बैंकों का जो है वो कर्जा चुकाओ, स्पेक्ट्रम को यूज़ करो। रिलायंस जियो ही वो पहली कंपनी होगी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा करने के लिए आगे उठ जाएगी। लेकिन वहीं अगर इससे कोई क्वेश्चन करे कि भैया आप भी तो यूज़ कर रहे हो रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को, आप भी तो लायबल हो इसके डेट को, कर्जे को चुकाने के लिए, आप क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन करने के लिए खड़ा ही नहीं होता। यहाँ पे भी तो क्वेश्चन खड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए दोस्तों, आप खुद बताइए। रिलायंस जियो के सामने ये क्वेश्चन खड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि आप आर कॉम के डेट को चुकाओ, आर कॉम के ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो हैं उनको ड्यूज चुकाओ, उनका कर्जा चुकाओ और आप यूज़ करो। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कोई दूसरी कंपनी अगर ऐसा करने की कोशिश भी करेगी तो रिलायंस जियो बिल्कुल भी नहीं होने देगा। रिलायंस जियो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि अभी देखिए क्या है, रिलायंस जियो आर कॉम के स्पेक्ट्रम को यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और रिलायंस कम्युनिकेशन के कर्जा जितना भी है उसके जो कर्जेदार हैं, यानी कर्जा जो जिनको लेना है बेसिकली आर कॉम से, वो लोग मांगने चलते हैं तो रिलायंस जियो की तरफ फुटबॉल फेंक दी जाती है और रिलायंस जियो के पास जब जाती है अथॉरिटी मांगने के लिए तो रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर टाल देते हैं कि उनका मेरा कर्जा नहीं है, ये आर कॉम का है, आर कॉम के पास जाइए।
आरकॉम के पास, फिर आप वापस आते हैं मांगने वाले, फिर वो रिलायंस जियो की तरफ भेज देता है। ये फुटबॉल खेली जा रही है, एक जगह से फुटबॉल मारी जाती है, दूसरे आरकॉम के पास जाती है, आरकॉम से फुटबॉल को मारा जाता है तो जियो के पास जाता है। ये एक तरीके की गेम बन चुकी है। रही बात 100% एफडीआई के लिए, तो दोस्तों एफडीआई का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी बात है, सही बात है, अच्छी है, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा आरकॉम के अंदर कोई एफडीआई इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब उसके ऊपर का कर्जा जो है किसी भी तरीके से ज़ीरो बन जाए। और कर्जा यहाँ पे दो तरीके का है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एज वेल एज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में वो बैंक्स आते हैं जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया है, उनको हम प्राइमरी लेवल पे रखते हैं, जबकि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो ऑपरेशनल से जुड़े हुए लोन्स देते, इक्विपमेंट शेयर करते हैं, है ना, या फिर उससे जुड़ी हुई सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डॉट एक ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरह है। इसके अलावा जो वेंडर्स होते हैं, है ना, ये सारे के सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से ऑपरेशनल एज वेल एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का जो टोटल ड्यूज़ है वो अगर यहाँ से किसी भी तरीके से, चाहे सेटलमेंट के माध्यम से हो, चाहे टोटल स्क्रैप करके ज़ीरो कर दिया जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी तरीके से अगर ज़ीरो हो जाता है तो डेफिनेटली एफडीआई यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि इस कंपनी का बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल अभी भी इफ़ेक्टिवली काम करता है, बस सही नीयत से करने की ज़रूरत है। तो ये छोटा सा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे एक जगह से मिली, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए और एक डाउट है क्लियर कर देना चाहिए। तो दोस्तों एफडीआई का इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है आरकॉम के अंदर, लेकिन डेट उसका ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो नहीं होगा तो कोई कंपनी बेवकूफ़ी होगी जो इसमें घुसने की कोशिश करेगी। घुसेगी भी तो रिलायंस जियो उसके ऊपर सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाएगा कि आप सीधे सीधे क्वेश्चन खड़ा करेगा कि आप जो है इस कंपनी के टोटल ड्यूज़ को पे करिए, आपने बिना पे किए कैसे यूज़ कर लेंगे। मैं तो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं भाई हूँ उसका, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन तो इनसे ही खड़ा कर पूछना चाहिए सबसे पहले कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं आरकॉम के एसेट्स को अपने बेनिफिट के लिए। चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।